वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएसआई नेट फरवरी 2022 के सॉल्व क्वेश्चन के बारे में। एंड आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन फ्रॉम शिफ्ट 1 मेनली फ्रॉम सेल सिग्नलिंग यूनिट, जिसे हम यूनिट नंबर 4 का नाम देते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कर सकते हैं आप, एज वेल एज आप टीचिंग पाठशाला को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही मोर वीडियोस अपडेट एज वेल एज सॉल्यूशन पाने के लिए। सो लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन आईडी 36। क्वेश्चन है ट्यूमर आर जनरली क्लासिफाइड एज। ट्यूमर को हम किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं? एक क्लासिकल मेथड कौन सा है ट्यूमर को क्लासिफाई करने का? तो आपने सुना होगा अक्सर जब भी कोई भी एक कॉमन इंसान भी अगर ट्यूमर का नाम लेता है या कैंसर का नाम लेता है, और दो ट्यूमर और कैंसर में डिफरेंसेस होते हैं, तो जब भी वो ट्यूमर का नाम लेता है तो अक्सर आपने सुना होगा कि वो अलग अलग बेसिस पे नाम लेता है। जैसे कि कोई कहता है कि ब्लड कैंसर हो गया, या फिर ट्यूमर जो है ब्रेन में है, या फिर ब्लड में है, इस तरीके से नाम देता है। तो ये जो नाम है, ये जनरल क्लासिफिकेशन है, वो किस बेसिस पे होता है? ऐसा ही कुछ सवाल पूछा गया है। पहला बोला है द वायरसेस विच कॉज देम। ट्यूमर उस बेसिस पे डिवाइड होते हैं डिपेंडिंग कि कौन से वायरसेस की वजह से वो कॉज हुआ, बट सारे ट्यूमर वायरसेस की वजह से तो कॉज नहीं होते हैं। तो ये एक यूनिवर्सल तरीका नहीं हुआ ट्यूमर को क्लासिफाई करने का। नेक्स्ट, द पर्सन हु डिस्कवर देम, नॉट एट ऑल। थर्ड, देयर मेटास्टैटिक एबिलिटी, उनका मेटास्टेसिस करने की एबिलिटी से। तो ये दो टाइप के होते हैं, वो भी हम मेनली कैंसर को या फिर ट्यूमर को डिवाइड करते हैं दो टाइप में। तो ये एक प्रॉपर यूनिवर्सल मेथड नहीं हुआ जिसके बेसिस पे हम इसको डिवाइड कर पाते हैं, तो ये भी नहीं हुआ। नेक्स्ट आ गया द टिश्यू और सेल ऑफ ओरिजिन। सो दिस इज अ करेक्ट आंसर। कौन से सेल या कौन से टिश्यू से उसका ओरिजिन हुआ है, उसके बेसिस पे हम नाम देते हैं। सो आवर आंसर विल बी फोर्थ। चलिए जरा सा मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता देती हूँ। जैसे कि देख सकते हैं आप, टिश्यू ऑफ ओरिजिन या सेल या टिश्यू ऑफ ओरिजिन आप ले सकते हो, और कौन से ट्यूमर कहाँ पे कॉज होते हैं। तो अगर टिश्यू नर्व सेल है तो उस एरिया में जो कॉज होने वाला ट्यूमर है वो कहलाएगा न्यूरोब्लास्टोमा। इफ द टिश्यू इज एपिथेलियल, द ट्यूमर विल बी कार्सिनोमा। If it is blood vessel, then lymphosarcoma, white blood cell, leukemia, germ cell, teratocarcinoma, glial cell, glioblastoma, bones, osteosarcoma. If it is a connective tissue or muscles, including the fat, muscles, blood vessel, cartilage, tendons and ligaments, it will be sarcoma. सो ये क्लासिकल मेथड है जिसके बेसिस पे आप ट्यूमर को टिश्यू के ओरिजिन के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं, और यही यहाँ पे सवाल पूछा गया था। सो वी आर ऑप्टिंग द फोर्थ ऑप्शन। अगला सवाल है वाइडल टेस्ट, अ वाइडली यूज्ड सेरोलॉजिकल टेस्ट फॉर द एंट्रिक फीवर इज अ टाइप ऑफ। ये बहुत डायरेक्ट सा सवाल है। अगर आपको वाइडल टेस्ट के बारे में पता है और ये पता है कि वो कौन से प्रिंसिपल से काम करता है और किस फॉर्म में हमको रिजल्ट देखने को मिलता है, तो ये क्वेश्चन आराम से आप कर पाते हैं। बोला गया है इट इज अ टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एग्लूटिनेशन रिएक्शन, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट और इम्यूनोफ्लोरेसेंस डिटेक्शन। तो जो वाइडल टेस्ट होता है, इट इज मेनली अ टाइप ऑफ एग्लूटिनेशन रिएक्शन। जरा सा हम डिटेल हल्का सा देख लेते हैं क्या। सो वाइडल टेस्ट क्या करता है? वाइडल टेस्ट मेजर द कैपेसिटी ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट द एलपीएस, दैट इज लाइपोपॉलीसैकेराइड एंड फ्लैजिला इन द सीरम ऑफ इंडिविजुअल विद सस्पेंडेड टाइफॉइड फीवर टू एग्लूटिनेट द सेल ऑफ एस टाइफी। तो इस टेस्ट की मदद से जो है हम एलपीएस, फ्लैजिला जो कि एक पॉजिटिव फैक्टर हो सकता है फॉर गिविंग अ एंट्रिक फीवर, उसको हम टेस्ट कर रहे होते हैं। तो मेंशन है द वाइडल टेस्ट डेवलप्ड इन 1896 में डेवलप किया गया था साइंटिस्ट के थ्रू, और इन्हीं साइंटिस्ट ने अपने नाम के बेसिस पे ही इस टेस्ट को भी नाम दे दिया। ये एक इनडायरेक्ट मेथड है एग्लूटिनेशन टेस्ट का फॉर एंट्रिक फीवर और अंडुलेंट fever, whereas bacteria causing the typhoid fever is mixed with a serum containing a specific antibodies obtained from the infected individual. तो इस टेस्ट में जो है मेनली जो बैक्टीरिया टाइफाइड फीवर कॉज कर रहा होता है उसको मिक्स किया जाता है उन एंटीबॉडीज से जो कि इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से ली गई होती है, दोनों को मिक्स किया जाता है एंड हेंस एग्लूटिनेशन रिएक्शन देखा जाता है। तो our answer will be second, that this particular test is based on the agglutination reaction. अगला सवाल है द डार्क करंट इन रेटिना इज ड्यू टू।
जो हम विजन सिस्टम पढ़ते हैं जो कि जीपीसीआर के बेस पे होता है, तो बोला जा रहा है उसमें डार्क करंट जो है रेटिना में वो किस वजह से देखने को मिलता है। ऑप्शंस आर क्लोजिंग ऑफ सोडियम चैनल इन आउटर सेगमेंट ऑफ फोटो रिसेप्टर। अब देखिए, क्योंकि डार्क करंट बोला है तो वी कैन एज्यूम कि हम अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि सबसे मेजर तरीके का जो रोल होता है वो सोडियम चैनल प्ले कर रहा होता है। पहला ऑप्शन है क्लोजिंग ऑफ सोडियम चैनल इन द आउटर सेगमेंट ऑफ फोटोरिसेप्टर, नॉट एट ऑल। ओपनिंग ऑफ पोटेशियम चैनल इन द इनर सेगमेंट ऑफ फोटोरिसेप्टर, नो। ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल इन द आउटर सेगमेंट ऑफ फोटोरिसेप्टर, एग्जैक्टली। ये हो गया हमारा आंसर विथ ऑप्शन आईडी 183। लास्ट है क्लोजिंग ऑफ के प्लस चैनल इन आउटर सेगमेंट ऑफ फोटोरिसेप्टर, नो। देखिए ये भी क्वेश्चन एक डायरेक्ट क्वेश्चन था। अगर आपने रोडोप्सिन पाथवे या जीपीसीआर इन विजन सिस्टम पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते थे। फिर भी अगर आपको नहीं पता है तो मैं छोटा सा डिटेल आपको बता देती हूँ। डार्क करंट क्या है, क्योंकि इसमें बोला था कि जो रेटिना में डार्क करंट आता है वो किस वजह से होता है। सो डार्क करंट इज एन इनवर्ड फ्लो ऑफ आयन into the outer segment of photoreceptor cell in the dark that has been carried out by the sodium ion keep the photoreceptor cell depolarized in dark। तो सोडियम आयन की एंट्री होती है आउटर सेगमेंट से, जिसकी वजह से जो है फोटो रिसेप्टर सेल वो डीपोलराइज हो जाते हैं। सो पॉजिटिवली चार्ज आयन दैट इज मेनली द सोडियम आयन एंटर द फोटो रिसेप्टर दैट इज डीपोलराइजिंग इट अबाउट -40 millivolt, that is resting potential in other nerve cell is usually इतना। This depolarization current is often known as a dark current। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आयंस फोटो रिसेप्टर जो सेल्स हैं उनके अंदर आ रहे हैं तो वो उस सेल के मेम्ब्रेन पोटेंशियल को डीपोलराइज कर रहे हैं, और इसी डीपोलराइजेशन इफेक्ट को हम डार्क करंट का नाम देते हैं। और ये इसलिए होता है बिकॉज सोडियम चैनल की एंट्री हो रही होती है फोटो रिसेप्टर सेल्स के अंदर। So that is why we are opting the option थर्ड, जिसमें लिखा है कि ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल इन द आउटर सेगमेंट ऑफ फोटोरिसेप्टर, जिसकी वजह से सोडियम अंदर की तरफ एंट्री लेगा और डीपोलराइज करेगा। अगला सवाल, अ ब्रेक थ्रू इन कैंसर थेरेपी इज एक्सपेक्टेड वेयर टी सेल आर टेकन फ्रॉम द पेशेंट are modified in a laboratory to attack a cancer cell before re-infusion in the patient. This T cell are called। अब ये एक ऐसी थेरेपी या फिर आप कह सकते हो कि एक ऐसा मेथड है जिसके बारे में आपने कभी पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। क्वेश्चन में क्या बोला है, कैंसर थेरेपी के लिए क्या किया जा रहा है, टी सेल को पेशेंट से लेकर उसे मॉडिफाई कर दिया जा रहा है, और इस तरीके से मॉडिफाई किया जा रहा है कि वो टी सेल कैंसर सेल को अटैक कर सके। अब इसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है कैंसर एसोसिएटेड रिसेप्टर टी सेल, chimeric antigen receptor T cell, chimeric B and T cell, and cancer antigen recognition T cell। इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, आई थिंक तब हम बेटर आंसर दे पाएंगे। तो ये जो मेथड है ये काम कैसे करता है, लेट्स सी। अ टाइप ऑफ ट्रीटमेंट इन विच अ पेशेंट्स टी सेल, अ टाइप ऑफ इम्यून सिस्टम सेल आर चेंज इन द लेबोरेटरी सो दे विल अटैक अ कैंसर सेल। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कि हम पेशेंट से टी सेल ले लेते हैं और उसको इस तरीके से हम लेबोरेटरी में बदलते हैं ताकि वो कैंसर सेल को ही अटैक करे। दिस टी सेल आर टेकन फ्रॉम द पेशेंट्स ब्लड, और ये टी सेल पेशेंट के ब्लड से ही लिया जाता है। Then the gene for a special receptor that bind to the certain protein on the patient's cancer cell is added to the T cell in the laboratory। इसके बाद क्या किया जाता है, उस टी सेल में कुछ जीन को एक्सप्रेस करवाया जाता है। वो जीन क्या करती है, कुछ ऐसे प्रोटीन को कोड करती है जो प्रोटीन आगे चल के रिसेप्टर कहलाएंगे, और वो रिसेप्टर टी सेल पे एक्सप्रेस करेंगे, और उन रिसेप्टर का काम होगा कि पेशेंट के अंदर जो कैंसर सेल है उस कैंसर सेल के सरफेस पे जो प्रोटीन है उससे जाकर बाइंड कर जाना। द स्पेशल रिसेप्टर इज कॉल्ड काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। ये जो रिसेप्टर हमने टी सेल पे एक्सप्रेस करवाया है इसे हम काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर का नाम देते हैं, शॉर्टकट में हम इसे कार भी कहते हैं। लार्ज नंबर ऑफ कार टी सेल आर ग्रोन इन अ लेबोरेटरी एंड गिवन टू द पेशेंट बाय इन्फ्यूजन। लैब में जो है ये जो कार टी सेल है इनका नंबर बढ़ाया जाता है, उसके बाद पेशेंट में इसको इन्फ्यूज कर दिया जाता है। The chimeric antigen receptor T cell therapy is used to treat certain blood cancers।
तो देखा गया है कि ये जो थेरेपी है ये कुछ ब्लड कैंसर को ट्रीट करने में काम में आती है, एंड इट इज बीइंग स्टडीड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अदर टाइप ऑफ कैंसर। और इतने ही नहीं, और भी जो डिफरेंट कैंसर है उसमें भी अभी इसको फिलहाल में स्टडी किया जा रहा है, और इसे हम कार टी सेल थेरेपी भी कहते हैं। कार इज स्टैंडिंग फॉर काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। पिक्चर के थ्रू भी आप देख सकते हैं, मान लीजिए ये एक पेशेंट है, उसमें से ब्लड को रिमूव किया गया और उस ब्लड से टी सेल को आइसोलेट किया जाएगा, हेंस यहाँ पे टी सेल को आइसोलेट कर दिया गया। इस टी सेल में देखिए कुछ जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक्सप्रेस करवाया गया, ताकि ये जो टी सेल है ये इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को एज अ प्रोटीन एक्सप्रेस करे और वो प्रोटीन रिसेप्टर की तरह काम करे, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एज अ रिसेप्टर एक्सप्रेस हो गए। ये जो रिसेप्टर एक्सप्रेस हुए हैं इसे हम काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर दैट इज कार का नाम देते हैं। अब ये एक में सिर्फ एक्सप्रेस हुए हैं तो वो एक सिर्फ टी सेल तो काफी नहीं है, तो क्या किया जाता है, इनका पॉपुलेशन बढ़ाया जाता है इनको लैब में ही कल्चर करके, ठीक है। सो ग्रो मिलियंस ऑफ कार टी सेल, फिर इनको इनका नंबर बढ़ाया जाता है। उसके बाद इसको पेशेंट में इन्फ्यूज कर दिया जाता है। पेशेंट की बॉडी में जाने के बाद क्या एक्सपेक्टेड होता है कि ये क्या करेंगे, ये जो कार टी सेल है ये क्या करेंगे। तो देखिए ये जो कार टी सेल है, देखिए ये कैंसर सेल है, तो ये जो कार टी सेल है ये देखिए कैंसर सेल से कैसे बाइंड कर रहे हैं। तो इसलिए कहा गया था ये एक ट्रीटमेंट थेरेपी है जो कि कैंसर के अगेंस्ट की जाती है, और उसके लिए ये कार टी सेल थेरेपी की जाती है। और ये जो सेल्स क्रिएट हुए हैं इसको हम मेनली जो है या फिर ये जो रिसेप्टर एक्सप्रेस हुए हैं इसको हम काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर का नाम देते हैं। अगर आपको आगे चल के कभी भी डिटेल में कुछ पढ़ना हो, रेफरेंसेस मेंशन कर दिया है, आप जो है इस रेफरेंस पे विजिट करके और भी डिटेल इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ऑप्शन पे आते हैं, ऑप्शन में था कैंसर एसोसिएटेड टी सेल एक्सप्रेस होते हैं, टी सेल होते हैं ये नो, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल होते हैं ये यस। तो यही जो पर्टिकुलर टी सेल है उनके सरफेस पे जो रिसेप्टर एक्सप्रेस हुए हैं उसके बाद हम उन्हें काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल का नाम देते हैं, दैट इज कार टी सेल कहते हैं। दैट इज व्हाई वी आर ऑप्टिंग द सेकंड ऑप्शन। अगला सवाल, the cytoplasmic domain of receptor of which of the following protein does not function as a tyrosine kinase। यहाँ पे जो गिवन ऑप्शन है उनमें से कौन से प्रोटीन का रिसेप्टर उसके पास साइटोप्लाज्मिक डोमेन में मेनली टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी नहीं होती है। पहला ऑप्शन है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। अब देखिए एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर का जो रिसेप्टर होगा वो EGFR होगा, जिसके पास ऑब्वियसली वो आरटी के फैमिली से बिलोंग करता है, तो उसके पास टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी होगी, तो इसके पास तो होगी, ठीक है। तो ये तो हट गया क्योंकि इसमें बोला था किसके पास नहीं होगी एक्टिविटी। प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर ये भी आरटी के फैमिली से बिलोंग करता है, इसके पास भी टायरोसिन काइनेज की एक्टिविटी होगी। इंसुलिन, इंसुलिन का जो रिसेप्टर है उसके पास भी टायरोसिन काइनेज की एक्टिविटी होती है। तो ये तीनों ही जो है आरटी के फैमिली से बिलोंग करते हैं और इनके रिसेप्टर के पास टायरोसिन काइनेज की एक्टिविटी होती है। लास्ट आ गया असाइलोग्लाइकोप्रोटीन जो कि सबसे ऑड ऑप्शन था, ये ऑड ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, इसके रिसेप्टर के पास टायरोसिन काइनेज की एक्टिविटी नहीं कंसीडर की जाती, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने दिया था ईजीएफ जो है ईजीएफ रिसेप्टर जो होते हैं वो ऑब्वियसली आरटी के फैमिली से बिलोंग करते हैं, फिर इन्होंने दिया था इंसुलिन और उसके बाद इन्होंने दिया था प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। तो ये तीनों ही जो है आप देख सकते हैं दे आर बिलोंगिंग टू द आरटी के फैमिली। तो अगर आप चाहते तो इन तीनों को हटा के सिर्फ फोर्थ ऑप्शन भी ऑप्ट कर सकते हैं एज अ ऑड ऑप्शन एलिमिनेशन। सो असाइलोग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर इज अ लेक्टिन which is a protein that bind to the oligosaccharide chain and found in the plasma membrane of a liver cell। अगला सवाल है which of the following is a causative agent of filariasis। यहाँ पे ऐसा कौन सा causative एजेंट है जो कि फिलेरियासिस को कॉज करता है। ऑप्शंस आर लिस्टीरिया मोनोसाइटोजीन्स, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस, फैंसिलिया ट्यूरेनिसिस एंड ब्रूगिया मलाई। अब आपको ये जो क्वेश्चन है एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है। सो फिलेरियासिस जो है एक इन्फेक्शियस डिजीज होता है जो कि कॉज हो सकता है वन ऑफ दी सेवरल थ्रेड लाइक पैरासिटिक राउंड वॉर्म, और दो स्पीसीज हैं वॉर्म की जो कि मोस्ट ऑफनली देखे गए हैं कि ये मतलब फिलेरियासिस से एसोसिएटेड होते हैं, एंड दे आर बुशेरिया ब्रैंकॉफ्टी एंड ब्रूगिया मलाई। और इन्होंने यही जो है ऑप्शन में दे के रखा है, सो वी कैन ऑप्ट दिस फोर्थ ऑप्शन।
तो इस बार इन्होंने कॉमन एग्जाम्पल जो था दैट इज दी बुशेरिया बैंक ऑफ टी, ये लगभग मैक्सिमम एग्जाम में आता था, ये इन्होंने इस बार नहीं पूछा, इस बार इन्होंने सेकेंड एजेंट पूछ दिया। अगला सवाल, some cellular and extracellular protein are enlisted in list 1 and their typical characteristic are enlisted in list 2। अब यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग करना है जो कि काफी ज्यादा सिंपल है अगर आपने पढ़ा है तो जब भी ऐसा मैच द फॉलोइंग आए और आपको लगता है कि मान लीजिए आपको एक से दो ऑप्शन नहीं पता है, सबसे कॉमन की तरफ जाइए। फिलहाल के लिए अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए सबसे कॉमन है फाइब्रोनेक्टिन एंड इंटीग्रिन। तो देखिए क्या बोला गया है, फाइब्रोनेक्टिन के लिए बी के लिए हम कौन सा ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। Okay, in human genome, one gene of this protein is present, but many different isoforms are there due to the alternative splicing. Next, an intermediate filament protein that is typically expressed in epithelial and mesenchymal cell. Third one is one of the principal structural protein of basal lamina. And fourth is heterodimer of alpha beta subunit and bind to the extracellular matrix protein. देखिए सी अगर हम बात करें तो सी किसके साथ मैच हो जाएगा, दैट इज इंटीग्रिन मैच हो जाएगा फोर्थ के साथ, क्योंकि इंटीग्रिन अल्फा बीटा चेन से मिलकर सब यूनिट से मिलकर बना होता है और इसका काम होता है ईसीएम से बाइंड करना। तो सी का हो गया यहाँ पर फोर्थ। नेक्स्ट आता है अगर हम बात कर ले डी की, सॉरी डी नहीं बी की, क्योंकि बी यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा कॉमन है। बी फाइब्रोनेक्टिन देखा गया कि इसका जीन एक ही होता है, लेकिन अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग के थ्रू इसके मोर देन आई थिंक 20 to 50 लगभग जो है आइसोफॉर्म इसके देखे जा सकते हैं। तो फाइब्रोनेक्टिन में जो है in human genome one gene of this protein is present but many different isoform are there due to the alternative splicing। of course B1 के साथ मैच हो गया। अब B1 के साथ मैच हुआ C4 के साथ, C4 जो है यहाँ पे दो ही है और ये हट गया, B1 के साथ मैच हो गया तो ऑटोमेटिकली हमारे पास थर्ड ऑप्शन चला आया। तो जो हमें पता था उसके बेसिस पे हमने सही ऑप्शन पिक कर लिया। अब निडोजन क्या करता है, निडोजन इज वन ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रक्चरल प्रोटीन ऑफ बेसल लैमेली, तो ये हम ले सकते हैं थर्ड। और वाइमेंटिन क्या करता है, ये एक न्यू है, आप इसे अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता है अभी तक तो। So it is an intermediate filament protein that is typically expressed in epithelial and mesenchymal cell। तो ये हो गया सेकंड, हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल, फॉलोइंग स्टेटमेंट हैव बीन प्रपोज्ड फॉर अ कैंसर सेल एंड अ कैंसर स्टेम सेल। यहाँ पे कैंसर सेल और कैंसर स्टेम सेल को कंपेयर किया गया है। उससे पहले आपको दोनों के बीच में डिफरेंसेस पता होना चाहिए। देखिए कैंसर स्टेम सेल जो होते हैं वो नॉर्मल स्टेम सेल जैसे ही होते हैं, सारी प्रॉपर्टीज, बस इस बात का ध्यान रखना है कि कैंसर स्टेम सेल कैंसर कॉज करने में अपना रोल प्ले करते हैं। तो पहला ऑप्शन, अगर हम अपना जनरल इंफॉर्मेशन या जनरल नॉलेज सिर्फ इस्तेमाल करें रिगार्डिंग द स्टेम सेल एंड कैंसर सेल, तो क्या हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, यानी लेट्स सी दैट। पहला है कैंसर सेल मोस्टली हैव म्यूटेशन वेयरएज कैंसर स्टेम सेल डू नॉट। ऑफ कोर्स कैंसर सेल में म्यूटेशन होता है, दैट इज व्हाई दे आर कैंसर सेल, जबकि कैंसर स्टेम सेल में ये म्यूटेशन नहीं देखा जाता। ये स्टेटमेंट एकदम सही है। नेक्स्ट, cancer cell divide to form two different population of cells whereas cancer stem cell do not divide। इन्होंने उल्टा स्टेटमेंट लिख दिया है। आपने कहीं भी पढ़ा होगा कैंसर सेल जो है वो डिवाइड तो होते हैं, दैट इज वेरी ऑब्वियस, बहुत रैपिड तरीके से डिवाइड करते हैं, बट कैंसर स्टेम सेल डिवाइड ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। स्टेम सेल का काम ही होता है डिवाइड होना, बट ये साथ साथ पूल भी मेंटेन करना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया फॉल्स। ए सही हो गया, बी गलत है। अब बी गलत है तो ये हट गया और हमने कहा ए सही है, ए यहाँ पर है ही नहीं। देख रहे हैं आप, ऑटोमेटिकली वी आर अप टू द करेक्ट आंसर, जबकि हमने सिर्फ दो ही स्टेटमेंट अभी तक पढ़ा है। थर्ड देखिए क्या बोला है, कैंसर स्टेम सेल कैन अंडरगो सेल्फ रिन्यूअल वेरस कैंसर स्टेम सेल कैन नॉट। देखिए कैंसर सेल जो है वो खुद को रीन्यू नहीं करते हैं, ये हम जानते हैं, अगर क्योंकि हमने जनरली भी कैंसर पढ़ा है तो ये हमें पता है। लेकिन क्योंकि कैंसर आगे वर्ड जोड़ा है लेकिन स्टेम सेल है, तो सीधी सी बात है वो खुद को सेल्फ रिन्यू करेंगे, बिकॉज स्टेम सेल के पास सेल्फ रिन्यू करने की कैपेबिलिटी होती है। तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू हो गया। नेक्स्ट, कैंसर सेल आर प्रीडोमिनेटली रेजिस्टेंस टू केमोथेरेपी एंड रेडिएशन। बट अगर आपके पास जनरल इंफॉर्मेशन भी है कैंसर के बारे में, तो कैंसर पेशेंट को प्राइमरी तरीके से अगर वो ऐसे स्टेजेस पे पहुंच चुके हैं जहां पे उनको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तो उस टाइम पे उनको केमोथेरेपी एंड रेडिएशन ही दिया जाता है।
और ये वाइडली यूज टेक्निक है जो कि यूज किया जा रहा है। तो बोला है कैंसर जो है रेजिस्टेंट होते हैं। ऑफ कोर्स रेजिस्टेंट होते हैं तो ये ट्रीटमेंट हम लोग यूज नहीं कर रहे होते, तो ऑफ कोर्स दिस इज फॉल्स। लास्ट है कैंसर सेल आर फाउंड ओनली इन द बोन मैरो एंड प्लेसेंटा, बट ऐसा नहीं है, सिर्फ कैंसर स्टेम सेल यहीं पे लिमिटेड नहीं है। इनफैक्ट जहां जहां पे कैंसर होते हैं उस जोन में भी इनके नीच देखे गए हैं, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स। फिर भी मैंने आपके लिए यहाँ पे बहुत सी चीजें मेंशन करके रखा है रिगार्डिंग द कैंसर सेल, जो कि आप रीड आउट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, आपको यहाँ से अच्छी खासी इंफॉर्मेशन मिलेगी। फिर भी मैं एक बेसिक एरिया कवर अप कर देती हूँ। कैंसर सेल आर स्मॉल सब पॉपुलेशन ऑफ सेल विद इन अ ट्यूमर। ट्यूमर के अंदर ही जो है कैंसर स्टेम सेल एक छोटे से पॉपुलेशन के तौर पे पाए जाते हैं विद कैपेबिलिटीज ऑफ सेल्फ रिन्यूअल, डिफरेंशिएशन एंड ट्यूमेरोजेनिसिटी when transplanted into an animal host। तो ट्यूमर के अंदर ही ये सब पॉपुलेशन पाई जाती है जिसे हम कैंसर स्टेम सेल कहते हैं। इनके पास खुद को सेल्फ रिन्यू करने की कैपेबिलिटी होती है, डिफरेंशिएशन करने की कैपेबिलिटी होती है, एज वेल एज ट्यूमर भी कॉज करने की कैपेबिलिटी होती है अगर आप इसे किसी और एनिमल होस्ट में ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो। A number of cell surface markers such as CD44, CD24 and CD133 are often used to identify enriched cancer stem cell। और ये जो कैंसर स्टेम सेल है इन्होंने अपने सरफेस पे सरफेस मार्कर्स भी रखे हैं जिन्हें हम नॉर्मली प्रोटीन्स कह सकते हैं, बट ये इनके लिए एक्सक्लूसिव मार्कर्स हैं। अगर आपको सेल पे CD44, CD24, CD133 देखने को मिलता है तो दैट इज अ इंडिकेशन कि वो जो सेल है वो कैंसर स्टेम सेल की कैटेगरी में आता है। So emerging evidences has indicated a subpopulation of a stem-like cells within a tumor known as a cancer stem cell। So within a tumor कुछ कैंसर सेल के पॉपुलेशन को देखा गया। अब ये ट्यूमर कहाँ का हो सकता है, बॉडी में कहीं का भी हो सकता है। जिस भी एरिया में ट्यूमर कॉज हो रहा है या ट्यूमर फॉर्म हो रहा है उस एरिया में आपको ये पॉपुलेशन देखने को मिल सकती है। सो दैट इज व्हाई इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू बोन मैरो एज वेल एज प्लेसेंटा, क्योंकि जहां ट्यूमर है ये वहां पे पाए जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ट्यूमर में ही पाए जाने वाले स्मॉल पॉपुलेशन होते हैं जिनके पास स्टेम सेल लाइक एक्टिविटी होती है which exhibit the characteristic of both stem cell and the cancer cell। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये जो कैंसर स्टेम सेल है ये स्टेम सेल की भी प्रॉपर्टी रखते हैं और कैंसर सेल की भी प्रॉपर्टी रखते हैं, इसीलिए आप इसको किसी और होस्ट टिश्यू में डालेंगे तो वो वहां पे ट्यूमर कॉज कर सकते हैं। इन एडिशन टू सेल्फ रिन्यूअल एंड डिफरेंशिएशन कैपेबिलिटीज, cancer stem cell have the ability to seed tumor when transplanted into a animal host। तो अगर हम सिर्फ स्टेम सेल की प्रॉपर्टी की बात करें तो ये जो कैंसर सेल हैं ये स्टेम सेल की प्रॉपर्टी इस तरीके से दिखाते हैं कि ये सेल्फ रिन्यू हो सकते हैं और डिफरेंशिएट हो सकते हैं। और दूसरी ये प्रॉपर्टी दिखाते हैं कैंसर सेल की बिकॉज इनको आप जिस भी एनिमल टिश्यू में या एनिमल होस्ट में ट्रांसप्लांट करोगे उस एनिमल में ये ट्यूमर कॉज कर सकते हैं। कैंसर स्टेम सेल जो है ये ब्रेन, कोलोन, हेड, नेक, पेनक्रियास, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो ट्यूमर्स पाए जाते हैं इन सभी एरियाज में देखे गए। दैट इज व्हाई दे आर नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू bone marrow or placenta। So they are the subpopulation of cancer cells sharing a similar characteristic of a normal stem cell or progenitor cells such as the self-renewal ability, multi-lineage differentiation to derive the tumor growth and the heterogeneity। तो ये कुछ information है regarding the cancer stem cell। होप कुछ नया जानने को मिला होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है localized increase in a cytosolic level of free calcium are critical to its function as a second messenger। Calmodulin, which is a small cytosolic protein, mediate many cellular effect of calcium। Which of the following is not correct for calcium calmodulin interaction? तो कैल्शियम कैल्मोड्यूलिंग इंट्रैक्शन से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसकी वीडियो टीचिंग पाठशाला पे भी अवेलेबल है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। इन्होंने जो ऑप्शन दिया था उसमें से गलत ऑप्शन को पिक करना बहुत आसान था। बोला गया है ईच कैल्मोड्यूलिन मॉलिक्यूल बाइंड्स 6 कैल्शियम आयन इन अ कोऑपरेटिव फैशन, बट ये गलत है बिकॉज ये सिर्फ 4 कैल्शियम आयन से कोऑपरेटिव फैशन में बाइंड कर। पहला ही ऑप्शन गलत है, बोला था नॉट ट्रू, पहला ही ऑप्शन ट्रू नहीं है। Second, a binding of calcium causes the calmodulin to undergo a conformational change leading to the active calmodulin। Yes, बिल्कुल, this is true। conformational change होता है calmodulin में जब कैल्शियम उससे बाइंड करता है जिसकी वजह से calmodulin एक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट, since binding of calcium is cooperative, a small change in the level of cytosolic calcium lead to the large change in the level of active calmodulin। बिल्कुल सही।
Next, one of the many enzyme activated by calcium calmodulin is a CAMP phosphodiesterase which degrade the CAMP and link calcium and CAMP signaling. Yes, बिल्कुल सही. सारे स्टेटमेंट सही हैं, सिर्फ पहले स्टेटमेंट को छोड़ के आप डायग्राम देख सकते हैं. जो कैल्मोडिलिन होता है वो इनएक्टिव रहता है, जब कैल्शियम की प्रेजेंस होती है तब जाके एक्टिव होता है. और यहाँ पे जो 4 कैल्शियम होते हैं वो कोऑपरेटिव फैशन में बाइंड करते हैं, सिर्फ 4 बाइंड करते हैं, ना कि 6. उन्होंने ऑप्शन में देके रखा था 6. दैट इज वाई हमने इस पहले ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया और हमारा आंसर हो गया फर्स्ट. ओके, सो विद दिस वी आर डन विद द क्वेश्चंस ऑफ सेल सिग्नलिंग. उम्मीद करती हूँ सारे क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आए होंगे, समझ में आ गया होगा. फिर भी कोई दिक्कत होती है कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं. मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में ऐसी ही एक क्वेश्चन सॉल्विंग वीडियो के साथ, जिसमें कि हम अगेन फेब 2022 के क्वेश्चंस को लेंगे. उम्मीद करती हूँ आपको ये जो क्वेश्चन आंसर का सेशन है वो पसंद आ रहा होगा, कुछ नॉलेज मिल रही होगी आपको इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके. साथ ही साथ मैं सबके रेफरेंसेस भी मेंशन करते जा रही हूँ, ताकि अगर आप पर्सनल लेवल पे चाहें तो आप उसे प्रेफर कर सकते हैं. मिलना होगा बहुत ही जल्द आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में. टीचिंग पाठशाला को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी ही मोर वीडियो रिलेटेड इंफॉर्मेशन पाने के लिए. सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड कीप लर्निंग.